नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन में भारतीय सिंधु सभा की ओर से रंग भरो प्रतियोगिता कार्यक्रम किया गया। स्वर्गीय राजेश पायलट के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह पखवाड़े का समापन समारोह आशापुरा माता धाम में विशाल जनसभा उत्साह के साथ किया गया। और अब समाचार विस्तार से। ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज जन्मोत्सव समारोह का समापन किया गया। इस मौके पर आशापुरा माता धाम में विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। ब्यावर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह पखवाड़े का समापन आशापुरा माता धाम में विशाल जनसभा के साथ उत्साहवर्धक वातावरण में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अध्यक्षता कोटा महाराज जयराज सिंह चौहान, मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, विहिप के प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागड़ा व हिंदू जागरण मंच के परियोजना प्रमुख उमाशंकर ने अपनी ओजस्वी वाणी में संबोधित करते हुए सनातन संस्कृति व सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर प्रकाश डाला। समारोह संयोजक इंद्र सिंह बागावास, विहिप के सुरेश वैष्णव, नितिश गोयल, सतवीर सिंह लगित खेड़ा, सुरेश सिंह श्यामगढ़ आदि ने अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। यहाँ उपस्थित हुआ मुख्य रूप से इसलिए कि मैं भी इन्हीं का वंशज हूँ और यहाँ अपने ही चौहान वंश के वंशजों के बीच में आने का अवसर मिला, जिससे कुछ अपनापन महसूस होता है और यही जानकर खुशी हुई कि ऐसे हमारे वंशज बहुत इस क्षेत्र में भी हैं। मुख्य रूप से इसी वजह से मैं उपस्थित हुआ हूँ और उनके प्रति एकता और एहसास दिलाने के लिए मैंने कहा ये मेरी अच्छा मौका है, इसलिए मैं आयोजकों को की बात सुनकर, बात मानकर उपस्थित हुआ। देखिए, हिंदू धर्म हमेशा सबके प्रति सद्भावना रखता आ रहा है, सनातन धर्म के समय से ही, तो ये अपने आप में सद्भावना है। अगर वो किसी बस किसी दबाव के कारण उन्होंने कुछ चीज़ें स्वीकार कर ली, तो हिंदू धर्म जो हमारे रावत लोग हैं वो लोग उनको स्वीकार करें, वापस अपने वापसी को उस दिशा में प्रयास हो रहा है। उसी का मौका था, अवसर भी था। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने अपना जन्म दिवस सेवा कार्यों के साथ मनाया और भटबाय गणेश मंदिर में दर्शन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। ओम प्रकाश भड़ाना का ओबीसी मोर्चा पुष्कर द्वारा स्वागत किया गया तथा पुष्कर राज महाराज की तस्वीर भेंट की गई। तो पूरे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ओबीसी मोर्चा के पूरे राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं का और पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने अपना जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया। भड़ाना ने गायों को हरा चारा खिलाया तथा डियर पार्क में हिरणों को चारा डाला। इसके बाद वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल बांटे। इसके साथ ही भटवाई गणेश मंदिर में दर्शन कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। ओम प्रकाश भड़ाना ने पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इससे पहले पुष्कर पहुँचने पर डियर पार्क के निकट ओम प्रकाश भड़ाना का ओबीसी मोर्चा पुष्कर के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, ओबीसी मोर्चा पुष्कर अध्यक्ष मनीष सोनी के सानिध्य में माला एवं साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सबसे पहले तो पूरे राजस्थान प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ओबीसी मोर्चा के पूरे राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं का और पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन को इतना भव्य बनाया, मुझे इतनी सारी शुभकामनाएं प्रेषित की, उसके लिए सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मेरे जन्मदिन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 8 साल बेमिसाल
की जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत पूरे प्रदेश में सेवा कार्यों के रूप में मेरे जन्मदिन के अवसर पर ओबीसी मोर्चा राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं ने अनेकों प्रकार के सेवा कार्य किए। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी के आचार और संस्कार ही है कि हम जन्मदिन को भी सेवा से जोड़कर समाज के कल्याण के भाव से अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मैं मेरे जन्मदिन के अवसर पर केवल ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रदेश में खुशहाली रहे, हमारे प्रदेश के तमाम इस प्रदेश के जितने भी वासी हैं उन सब का जीवन सुखमय हो, निरोगी रहे। कोरोना काल जैसी संकट से भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निकलकर बाहर आए। ये भारत पुनः प्रगति के पथ पर आगे बढ़कर विश्व गुरु के स्थान पर बैठे, ऐसी मेरी ईश्वर शुभकामनाओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत अनेकों कार्यक्रमों में यहाँ आमंत्रित किया। आज यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक जी रावत, शहर अध्यक्ष हमारे अंकित जी गुजर, हमारे प्रदेश टीम के आदरणीय शाकिर खान जी और सभी जिला पदाधिकारियों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के ओम प्रकाश जी भराणा का जन्मदिवस है। इस मौके पर पूरे राजस्थान में ओम जी भराणा का जन्मदिवस सेवा कार्य के रूप में मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज अजमेर ज़िले में हमारे शहर अध्यक्ष अंकित जी और मैं देहात जिलाध्यक्ष अशोक रावत, हमारे साकिर भाई और हमारे मंडल अध्यक्ष जी मनीष जी सोनी पुष्कर, इस प्रकार पूरे ज़िले में प्रत्येक मंडल पर सेवा कार्य के रूप में जहां गायों को चारा खिलाया जा रहा, पानी की प्याऊ लगाई जा रही है, हमारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हो रहा है। अभी हिरणों को डियर पार्क में वहाँ भी चारा खिलाएंगे, वृद्धा आश्रम में फल फ्रूट बांटेंगे, वृद्धजनों को भोजन का भी करवाएंगे। इस प्रकार से समस्त सेवा कार्य करके सादगीपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़ी सेवा करके और बड़ा धूमधाम से उनका जन्मदिवस मनाया है और उनकी स्वस्थ रहने की, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, ऐसा पूरे जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको अपनी ओर से सब बधाई दे रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में यहाँ जो कार्य है, मंडल अध्यक्ष मनीष जी ने हमारे जो पुष्कर में 3-4 कार्यक्रम किए हैं उनमें भी आप साथ रहेंगे। उसके बाद में आप शहर में और दूसरी जगह भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राजेश पायलट की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अजमेर के केसरगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट का कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 22वीं पुण्यतिथि मनाई और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेसियों ने राजेश पायलट के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनके द्वारा देश के योगदान में दी गई भागीदारी को भी याद किया। राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजेश पायलट जी का हमारे बीच में नहीं रहना बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। जिस तरह उन्होंने उनकी सोच और उनके विचार थे, वास्तव में हमारे देश की तरक्की और उन्नति में देखा है तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान पायलट साहब का रहा है। राजेश पायलट जी ने जो दूरगामी सोच रखी, चाहे आईटी और आज आईटी को लेके लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लें, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा या दूसरे सारे कार्यों को लेके बात करें, तो उन्होंने जिस तरह अपना उनको मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी और उन्होंने अपना परिपूर्ण तरीके से उनमें अपना कार्य सिद्ध करके ये बताया कि भाई जो भी कार्य उनको सौंपा जाएगा उसमें बहुत परिपूर्ण तरीके से हमारे देश के लिए एक नया विचार और एक नई उन्नति के मार्ग उन्होंने सजोया। उन्होंने जिस तरह हमारे देश के अंदर चाहे आंतरिक गृह राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने रहकर चंद्रा स्वामी जैसे पावरफुल व्यक्ति को उन्होंने सलाखों के पीछे डाला। आज हम देखें मोबाइल और आईटी के अगर बात करें तो उसके अंदर आज जो हम यहाँ देख रहे हैं तरक्की उन्नति उन्हीं की सोच थी कि स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने जो है आईटी के जो जाल को फैलाया। आज हर हाथ में मोबाइल और हर जगह जो आईटी के क्षेत्र के अंदर जो विकास और तरक्की हुई है
वो हमारे विश्व के अंदर एक सराहनीय है। उसी के अंदर जो है हम अगर बात करें जो सड़क परिवहन मंत्रालय की उनको जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने आज जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है ये उन्हीं की सोच थी। तो ऐसे नेता जिसकी सोच थी कि एक गरीब का बच्चा, किसान का बेटा जब तक उन जगहों पे नहीं पहुंचेगा जहां देश के निर्णय किए जाते हैं, उस पंचायत पे नहीं बैठेगा जहां देश के निर्णय किए जाते हैं, तब तक हमारे देश का विकास और तरक्की नहीं हो सकती। और उनकी सोच वास्तव में सार्थक थी, उन्होंने इसको कर दिखाया। उन्हें महाराजा दाहरसेन के 1310वें बलिदान दिवस स्मारक के रजत जयंती वर्ष तथा स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए रूपलो कोल्ही के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के संबंध में स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित बैठक की गई। बैठक में निर्णयानुसार 11 जून से 16 जून तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाराजा दाहरसेन के 1310वें बलिदान दिवस स्मारक के रजत जयंती वर्ष तथा स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए रूपलो कोल्ही की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के साथ 11 जून से 16 जून तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह निर्णय समारोह समिति की आहूत स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की प्रचार सामग्री का विमोचन किया गया। भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित बाल संस्कार शिविरों में रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन 11 जून को प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। 12 जून साढ़े 4 बजे से सिंध के महापुरुष व महाराजा दाहरसेन के बलिदान पर ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। 13 जून को वृक्षारोपण कार्यक्रम व 14 जून को सिंधी समाज का राष्ट्र निर्माण में योगदान के साथ उदासीन पंथ का जुड़ाव, हिंगलाज माता और गुरु गोरखनाथ के विषयों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। महाराजा दाहरसेन स्मारक पर 15 जून को साढ़े 6 बजे पूर्व संध्या पर दीपदान व पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। स्मारक पर 16 जून को साढ़े 5:30 बजे से मुख्य कार्यक्रमों में स्मारक के रजत जयंती वर्ष पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम, हिंगलाज माता पूजन व स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए रूपलो कोल्ही के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के साथ प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न समितियां बनाकर कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और प्रसाद वितरण की योजना भी बनाई गई है। बैठक में समारोह समिति के हरीश जामनानी, संपत सांखला, प्रकाश जठेड़ा, विनीत लोहिया, जितेंद्र जोशी, दिशा कृष्णानी, निर्मला लालवानी, लेखराज रामोलिया, सुरेश खोरवाल, मुकेश कीची, विक्रम सिंह, जगदीश अभिचंदानी, केटी वाधवानी, प्रोफेसर लक्ष्मी ठाकुर, प्रोफेसर सुब्रतो दत्ता, प्रोफेसर राजू शर्मा, जसवंत बुंदेल, शैलेंद्र सिंह परमार, श्याम बाबू वर्मा, मोहन कोटवाणी, श्वेता शर्मा, पूजा तोलानी, प्रकाश छाबलानी, विनोद आसनानी, भेरूलाल गुर्जर, कमलेश शर्मा, नरेंद्र बसरानी, जयप्रकाश मंघानी सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा व समारोह की जानकारी कंवल प्रकाश कृष्णानी ने दी। बैठक का संचालन महेंद्र कुमार तीर्थानी व आभार समन्वयक मोहन तुलसियानी ने प्रकट किया। संपूर्ण कार्यक्रम में नगर निगम अजमेर, अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, भारतीय सिंधु सभा, सिंधु शोधपीठ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहभागी रहेगी। सिंधुपति महाराज दाहरसेन के स्मारक के 1310वें बलिदान दिवस पर 16 तारीख को होने वाले रूपला कोल्ही जी के अनावरण प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। कोली समाज के लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का विषय है कि जो 1857 की क्रांति के अंदर जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उसका अवसर अजमेर शहरवासियों को मिलने वाला है। और यहाँ दाहरसेन स्मारक पर जो मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसका अनावरण किया जाएगा, इस दाहरसेन स्मारक पे मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज बंधुओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें और अनावरण होने वाली प्रतिभा का एक हिस्सा बने। धन्यवाद। सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1310वें बलिदान दिवस 16 जून को आयोजित होने वाले देशभक्ति आधारित कार्यक्रम व महापुरुषों के बलिदान पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह कार्यक्रम की तैयारियों के लिए स्वामी कॉम्प्लेक्स में आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रमुख सामाजिक संगठनों के साथ कॉलोनियों के विकास समितियों के अध्यक्ष व पदाधिकारी, महाराजा दाहरसेन समारोह समिति के पदाधिकारी, भारतीय सिंधु सभा, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सिंधु शोधपीठ के निदेशक व पूर्व महापौर संपत सांखला जी सभी उपस्थित थे। समारोह समिति की ओर से कंवल प्रकाश जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर स्मारक को बने हुए
25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो ये रजत जयंती वर्ष के रूप में वर्ष भर स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही इस वर्ष 1857 की आज़ादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शहीद हुए हमारे बलिदानी रूपलो कोहली के भी मूर्ति का अनावरण इस अवसर पर किया जाएगा। साथ ही पूर्व संध्या पर दीपदान के कार्यक्रम, हिंगलाज माता पूजा अर्चना व राष्ट्र रक्षा सूत्र बांध करके सिंध के गौरवमय इतिहास की जानकारी के लिए संकल्प लेने का दिवस भी रहेगा। 2 दिन पूर्व में 12 तारीख को व 14 तारीख को एक संगोष्ठी का ऑनलाइन आयोजन भी किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में चल रहे बाल संस्कार शिविरों में विद्यार्थियों द्वारा रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय सिंधु सभा इकाई द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विजेताओं को भी पुरस्कृत करने का मुख्य कार्यक्रम 16 जून को रखा गया है। इन्हीं बाल संस्कार शिविरों में तैयार हुए बच्चों द्वारा देशभक्ति आधारित कार्यक्रम 16 जून को मुख्य कार्यक्रम में प्रस्तुति दी जाएगी। सिंधु दाहर सेन की जो जयंती उसको मनाने के लिए और उसमें रूपलो कोहली की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं 16 तारीख को, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि कोहली समाज से अधिक संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हों और कार्यक्रम को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन में भारतीय सिंधु सभा की ओर से बाल संस्कार शिविर के तहत सिंधुपति महाराजा दाहर सेन के 1310वें बलिदान दिवस पर रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन में भारतीय सिंधु सभा की ओर से सिंधुपति महाराजा दाहर सेन के 1310वें बलिदान दिवस पर रंग भरो प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लगभग 50 बच्चों ने भाग लिया। शिविर का समापन 15 जून को होगा और विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को 16 जून को दाहर सेन स्मारक पर पुरस्कार वितरित किया जाएगा। आज पंचायत सिंधु भवन में जो बाल संस्कार शिविर चल रहा है, 9 तारीख से शिविर चालू हुआ था। आज तीसरा दिन है। आज बच्चों से ड्राइंग महाराजा दाहर सेन स्मारक पे जो ड्राइंग प्रतियोगिता कराई गई, बच्चों ने ड्राइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 50 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लिया। जो भी इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो इसमें आएगा उसको 16 जून को दाहर सेन स्मारक पे सम्मानित किया जाएगा। और ये इसका कैंप का जो समापन 15 तारीख को समापन होगा। बच्चे इसमें योगा भी सीख रहे हैं, सिंधी भाषा सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, ढोलक वादक सीख रहे हैं और बच्चे इसमें खेल कूद भी करेंगे। तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी इसमें हर बच्चे को हर तरह के रोज़ व्यंजन दिए जाते हैं। बच्चा पूरा इसमें इंजॉय कर रहे हैं। भारतीय सिंधु सभा के तत्वाधान में और पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में कैंप लगाया गया है। इसमें भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारी और पूज्य सिंधी पंचायत संस्था के पदाधिकारी इसमें सेवा दे रहे हैं और लगातार हर साल कैंप लगाया जाता है और बहुत अच्छा ये बाल संस्कार शिविर में बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पूज्य सिंधी पंचायत पंची द्वारा जो बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, यह शिविर 8 दिनों तक जारी रहेगा। आज तीसरे दिन संस्कार शिविर के तीसरे दिन महाराजा दाहर सेन पर बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीबन 60 से 70 बच्चे भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन जयंती समारोह के 16 तारीख को महाराजा दाहर सेन स्मारक पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। और महाराजा स्मार्ट सिटी योजना के तहत वार्ड 48 से लेकर 9 नंबर तक हो रहे पुलिया और नाले के निर्माण पर क्षेत्रवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रसन्नता जताई। साथ ही बारिश के बाद नाले का भराव होने की चिंता भी व्यक्त की। चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल ने आए दिन इस नाले के बारे में पूरे शहर को जानकारी दी है, अधिकारियों को जानकारी दी है, कराया था। ये नाला अभी आप देखें तो उधर से लेकर के और 9 नंबर तक ये नाला बनाया जा रहा है, मगर नाले की एक साइड की भी सिर्फ फर्श ही बनी है। आप देखिए कि जगह जगह डंडे टूटे हुए हैं।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत वार्ड 48 से लेकर 9 नंबर तक हो रहे पुलिया और नाले के निर्माण, जहां एक और क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता जताई, वहीं दूसरी ओर वार्ड में रह रहे लोगों को बारिश के बाद नाले का भराव होने की चिंता सता रही है। क्षेत्रीय पार्षद के पति ने कहा कि वार्ड 48 का एरिया निचली बस्ती का एरिया है, जहां बारिश के दिनों में हमेशा कई बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं। ऐसे में नाले की दीवार का जल्दी नहीं बनने के कारण क्षेत्र के कई मकान जलमग्न हो सकते हैं। इस पर उपस्थित ठेकेदार ने कहा कि मानसून को देखते हुए जल्द से जल्द दीवार का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में पानी का भराव ना हो और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, आपके चैनल के द्वारा पहले भी मैंने मेयर साहब और पूरे नगर निगम और एडी को पूरा अवगत कराया था। ये नाला अभी आप देखिए तो उधर से लेकर के और 9 नंबर तक ये नाला बनाया जा रहा है, मगर नाले की एक साइड की भी सिर्फ फर्श ही बनी है। आप देखिए कि जगह जगह डंडे टूटे हुए हैं, जगह जगह तो कभी अगर अभी मानसून आ जाता है तो जो मेरा वार्ड की जो स्थिति है आप देखिए कि यहाँ पर पूरा एरिया जलमग्न हो जाएगा। जगह जगह डंडे टूटे हुए हैं, जगह जगह से अभी यहाँ भी ब्रिज बन रही है। ब्रिज का कार्य आप 8 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेटर लिख के अधिकारियों को बता के ठेकेदार को बता उसके बाद आज ये अब चालू हुआ है इसका काम। इसका अभी भी आप देखिए, अभी ठेकेदार बोल रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये ब्रिज, क्योंकि मानसून अभी घर के ऊपर अपना मानसून है। अगर आज की तारीख में बारिश रहती है तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ पूरा एरिया जलमग्न हो जाएगा। मैंने यहाँ पर उनका हमारे स्वास्थ्य अधिकारी जी और जो जोगाराम जी जो है इंचार्ज एडी से लगाए हैं उनको इसका अवगत करा दिया, मेयर साहब को अवगत करा दिया, हमारे देवेंद्र जी है आयुक्त साहब उनको अवगत करा दिया, मगर कोई प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी के अलावा या कोई भी अधिकारी यहाँ पर देखने नहीं आया। अब नाले की सफाई ले लीजिए आप, अभी आपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नाले की कहीं भी कोई सफाई नहीं हुई है। नाला पूरा यूँ कागजों में चल रहा है, नाले के अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है, नाले की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर आज की तारीख में बारिश आती है तो ये पूरा एरिया जलमग्न हो जाएगा। यानी पहले एक कच्ची बस्ती एरिया है और इस नाले का हमको खुशी है कि नाला बरसों बाद बन रहा है, मगर इसका कार्य प्रगति पर नहीं, गुणवत्ता काम नहीं हो रहा है, जो इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, कोई अधिकारी देखने नहीं आ रहा है, कोई इसकी खुद नहीं ले रहा है। यानी हम जो क्षेत्र के जो 4-5 पार्षद हैं वो उनको ही पीड़ा है, क्योंकि हमारी जनता परेशान होती है, जनता हमको बोलती है, हम अधिकारी को बोलते हैं, मगर कोई इधर देखने नहीं आ रहा। तो मैं आपके चैनल पे यह जानकारी देना चाहता हूँ कि इस कार्य को अति से अति शीघ्र आप बारिश के बाद फिर काम कर लेना, मगर जो डंडे टूटे हुए हैं इन डंडों को अति शीघ्र बनवाया जाए। और जो ये ब्रिज का काम चल रहा है इस ब्रिज को भी आज 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट करने की मैंने नगर प्रशासन को बोली है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चैनल ने आए दिन इस नाले के बारे में पूरे शहर को जानकारी दी है, अधिकारियों को जानकारी दी है। तो मैं यही हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी उनको जानकारी देना चाहता हूँ कि इन कच्ची बस्तियों के अंदर आकर के आप इस नाले आना था इसका चैनल की जानकारी ले, क्योंकि अभी अगर मानसून 10 दिन के अंदर मानसून आया था तो यहाँ स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देर की वजह जो है मेनली क्या है, इसमें जो स्लज का निकालने का जो काम था वो अलग कॉन्ट्रैक्टर का था और सिविल का काम हमारा था, तो उसकी वजह से काफ़ी देरी हुई। नहीं, इसके लिए तो अभी हमसे जो भी वाले हैं वो सब रिपेयर कर देंगे। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत पट्टे वितरण को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम, एडीए व दक्षिण विधायक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। 10 लाख तो छोड़ो, पूरे प्रदेश भर में 1 लाख पट्टे भी सरकार नहीं बांट पाई। और जब प्रभारी मंत्री यहाँ मीटिंग लेने के लिए पधारे थे तो उस समय मैंने उनके सामने ये बात रखी कि अजमेर में एटलीस्ट 10,000 पट्टे बांटे जाने चाहिए थे, लेकिन 10,000 के कहीं आसपास हम है ही नहीं। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के तहत पट्टे वितरण को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा बैठक आयोजित की गई। दक्षिण विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में अजमेर शहर में 10,000 पट्टे के लक्ष्य से संबंधित चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम, एडीए, दक्षिण विधायक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा किया है कि हम पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटेंगे, है ना। और जनवरी से काम प्रारंभ हुआ, दिसंबर से इन्होंने तैयारी की, तैयारी शिविर लगाए और जनवरी से काम पूरा हुआ। अभी
जून चल रहा है, आज 10 जून हो गया है। 10 लाख तो छोड़ो, पूरे प्रदेश भर में 1 लाख पट्टे भी सरकार नहीं बांट पाई। और जब प्रभारी मंत्री यहाँ मीटिंग लेने के लिए पधारे थे तो उस समय मैंने उनके सामने ये बात रखी कि अजमेर में एटलीस्ट 10,000 पट्टे बांटे जाने चाहिए थे, लेकिन 10,000 के कहीं आसपास हम हैं ही नहीं। ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश के 10 लाख का आंकड़ा हम कैसे छुएंगे। आबादी क्षेत्र घोषित हो चुका है, हमारे पुराने कलेक्टर महोदय ने कई सारे किस्म परिवर्तन कर दिए, आबादी घोषित कर दी कई किस्मों को, और उसके बावजूद भी आप पट्टे नहीं दे रहे हैं तो जनता कहाँ जाए। सरकार की मंशा है, नीचे के जनप्रतिनिधि भी भाग भाग करके फाइलें भराने का काम कर रहे हैं। कई फाइलों में 1100 रुपये, कहीं 1200, कहीं 1500, कहीं 2-2 हज़ार रुपये भी लगा रहे हैं लोग। पैसे लगाने के बावजूद भी पट्टे नहीं मिलना, ये सरकारी मशीनरी की अकर्मण्यता के कारण से नहीं मिल रहा है। तो उस बात को लेकर के आज की ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था और एडीए के अधिकारी भी थे, साथ में नगर निगम के अधिकारी भी थे। सब लोगों को बुला करके जॉइंट बैठक की गई। कुछ पार्षद लोग जिनके यहाँ बल्क में पट्टे दिए जा सकते हैं, तो उन पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया था और आज बहुत अच्छी बैठक हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों में माकूपुरा में लगभग 150-200 पट्टे दिए जा सकेंगे और इसी प्रकार से हमारे जो बाकी वार्ड हैं उनमें चाहे कच्ची बस्ती के पट्टे हों, चाहे एग्रीकल्चर लैंड के पट्टे हो, 90B के पट्टे हों, चाहे और किसी किस्म के पट्टे हों, वो भी दिए जा सकेंगे। एक जो निजी खातेदारी भूमि पर जो लोग रस रहे हैं उसमें 177 के तहत पट्टे दिए जाने की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 177 की कार्रवाई अभी ठप पड़ी है और वो जिला कलेक्टर स्तर से ही होनी है। इसलिए उनको भी आग्रह किया है कि निजी खातेदारी भूमियों पर बसे हुए लोगों को पट्टे दिए जाने चाहिए, चाहे आपको इसके लिए दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। और इसी बात को लेकर के आज बहुत विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में निकलेगा और जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में है पट्टों की, उनको पट्टे दिए जा सकते। आज कलेक्टर साहब की यहाँ जो प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस समय जन सुनवाई सारे अधिकारियों के वो रखी थी मीटिंग इन्होंने कि क्या काम हो रहे नहीं हो रहे और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं में कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उस मीटिंग में हमने एक मुद्दा उठाया था कि नगर निगम अजमेर और एडीए मिलकर दोनों ही अभी मतलब जो सीएम साहब की भावना थी कि सब लोगों को पट्टे मिलने चाहिए, जो जहाँ रह रहा है उसको पट्टे मिलने चाहिए, तो वो पट्टों में बहुत शिथिलता हो रही थी। यहाँ से दोनों ही, वो डिपार्टमेंट उस पर डाल रहा था, वो डिपार्टमेंट उस पर डाल रहा था, तो पट्टे नहीं दे पा रहे थे पब्लिक के। तो हमने जब वो बात उठाई मंत्री जी के सामने तो उन्होंने कलेक्टर साहब को कह के गए थे कि जो ये पार्षद और नगर निगम और एडीए तीनों को बुलाकर एक मीटिंग की जाए, अगर कोई समस्या है तो इन्हें पता है उस समस्या का निराकरण 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को करना है, जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा दिया जा सके। उस मुद्दे पर आज कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें हमारे 7 पार्षदों को रखा और एडीए को बुलाया, नगर निगम को बुलाया, अब और गिरदावर को, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट उनको सबको बुला के आज ये तय किया गया कि भाई किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें बहुत अच्छे से अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ। कलेक्टर साहब की तरफ से भी, पार्षदों की तरफ से भी जो उनकी समस्याएं थी उन्होंने रखी और उनको स्वीकार किया कलेक्टर साहब ने। और जिनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ये भी कहा कि भाई सर्वे करके गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट के हक उस पर है तो गवर्नमेंट से कराया जाएगा। और कुछ चीज़ें जो कलेक्टर साहब की है, कुछ चीज़ें एडीए की है, कुछ चीज़ें एसडीएम की है, जो खसरों को चेंज करने वाली बातें हैं, आबादी लैंड में घोषित करके पट्टों को दिया जाए, तो वो सब पर डिस्कस बहुत विस्तार से होकर कलेक्टर साहब ने हमको फिर 15 दिन का टाइम सारे डिपार्टमेंट को दिया कि 15 दिन में वापस ये जो कार्रवाई है उसको कर 15 दिन के अंदर अंदर हमारी वापस मीटिंग होगी, उसमें कितना सॉल्यूशन करके लोगों को पट्टों की, और यही कहा फिर सारी फाइलें लगा कर लोगों को पट्टे दिया है। उसमें कच्ची बस्ती के भी मुद्दे, कई कच्ची बस्तियां हैं जिनके मुद्दे भी हैं, निजी खातेदारी और ये सारे मामला है, तो उनका भी निजी खातेदारी में कच्ची बस्तियाँ चढ़ी हुई है, उनको निजी खातेदारों को बुलाकर एसडीएम के यहाँ कर उसको भी आबादी घोषित कर कच्ची बस्ती के भी 69 तय के पट्टे दिए जाएंगे। जो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में नगर निगम कमिश्नर और एडीए कमिश्नर के संयुक्त बैठक जो हुई, उसमें हम भी पार्षदगण भी शामिल हुए। उसमें मैंने अपने क्षेत्र कोटरा क्षेत्र की मुख्य बात ये रखी कि जो लोग नगर निगम और एडीए के बीच फुटबॉल बने हुए हैं उनको शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करके पट्टे दिए जाएँ। जो आबादी आज से 200 साल पहले बसी हुई थी वो आज एडीए के नाम दर्ज है, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं 69A के तहत, पब्लिक परेशान हो रही है। तो एडीए उस भूमि को या तो खुद पट्टे दे दें, अन्यथा उसको नगर निगम के नाम हस्तांतरित कर दे, ताकि लोगों को आराम से 69A के तहत पट्टे मिल जाएं। अन्यथा लोग आज तक परेशानी होते हैं, ये विशेष रूप से मैंने निवेदन किया है। के लिए जो चक्कर काट रहे थे बार बार एडी और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।